नमस्कार सभी को। राम राम, राधे राधे। तो एक बार फिर से आगे अपन शब्दवाणी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की जो अपनी क्लास है वो नियमित रूप से देखने को मिल रही है, और वो भी एकदम सरलतम तरीके से। उसके साथ में चर्चाओं का दौर जारी है एनसीईआरटी के साथ में। अपना जो अभियान है एनसीईआरटी की ओर लौटो, उसके तहत अपन जो क्लास 8वीं की एनसीईआरटी की किताब थी उसको एकदम अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अपन जो पहला पार्ट है, पहले अध्याय से लेकर 5वें अध्याय तक को एकदम सरलतम तरीके से उसको पढ़ चुके हैं। और उसके बाद में अब अपना जो छठा अध्याय है उसको आज से शुरू करेंगे। इसके साथ में और कौन कौन सी चीजें शब्दवाणी क्लासेस पे मिल रही है, तो ये जो अध्याय अपने पढ़े थे 5, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी आपको शब्दवाणी क्लासेस पर उपलब्ध हो रहे हैं। इसके साथ साथ में और कोई नवीनतम मुद्दे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन पर भी अपन लगातार चर्चा बनाए रख रहे हैं। तो आज का जो अपना अध्याय रहेगा वो रहेगा बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। जब मैंने आपको बताया था कि ये पूरी जो 8वीं की जो हमारा आदित्य की किताब है, ये पूरी की पूरी कंपनी पर आधारित है, अंग्रेजों पर आधारित है। अंग्रेजों के आने से पहले कैसी व्यवस्था थी, अंग्रेज आए, किस प्रकार अपना साम्राज्य का विस्तार किया, किस प्रकार उन्होंने किसानों को अपने कब्जे में लिया, किस प्रकार जो आदिवासी थे उन आदिवासियों को कब्जे में लेने का प्रयास किया, किस प्रकार फिर अपन ने पढ़ा था कि जनता ने विद्रोह किया, बगावत किया। अब उसके बाद में अपन आज पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं कि जो कारीगर थे, बुनकर थे, कपड़ा बुनने का काम करते थे, जो लोहे के कारीगर थे, उन पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत के जो हस्तशिल्प उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे, उन उद्योगों पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव पड़ा, क्या उन्होंने उसमें कोई सुधार किया या कोई नई तकनीक अपनाई कि नहीं अपनाई, उन सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे अध्याय छठे में। तो बुनकर लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक पर क्या प्रभाव पड़ा, अपन यहां पर चित्र देख सकते हैं। यह 17वीं शताब्दी का चित्र है। सदी में सूरत बंदरगाह पर व्यापारिक जहाज आ रहे हैं, जो सूरत बंदरगाह है अपने, वहां पर व्यापारिक जहाज आते हैं और वहां से माल विभिन्न दूसरे देशों में अंग्रेजों द्वारा बेचा जाता था। तो उसके बारे में है ये चित्र। अब अपन शुरू करते हैं अपना आज का जो अध्याय है, वो छठा अध्याय। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला छठा अध्याय भी, तो जहां तक हो सके आप क्लास को एकदम गौर से तथा पूरा मन लगाकर अंतिम तक देखने का प्रयास करिए, क्योंकि अपनी क्लास से होती है वो मैं आपके हिसाब से ही बनाता हूं, ज्यादा लंबी नहीं बनाता हूं। लगभग 30 या 40 मिनट की अपनी एक क्लास होती है। तो देखो, भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर गुजरात में स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। उस समय जो व्यापार के लिए मुंबई बंदरगाह था, उससे ज्यादा सूरत बंदरगाह था, उसका प्रचलन ज्यादा था, क्योंकि कपड़े का उत्पादन उस समय भी सूरत में ज्यादा होता था। और आज के समय भी देखें तो कपड़े की ज्यादातर मिलें हैं, फैक्ट्री हैं, वो कहां पर है, सूरत में है। डच और ब्रिटिश व्यापारिक जहाज 17वीं सदी की शुरुआत से इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे, और 18वीं सदी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा था। और एक चीज अपन ने और पढ़ी थी कि अंग्रेजों के साथ में भारत के अन्य कई इलाकों पर दूसरे कई व्यापारी थे विभिन्न देशों के, उनका भी दबदबा रहता था, उनका भी कब्जा रहता था। अब सूरत बंदरगाह का इस्तेमाल करते थे वो डच और ब्रिटिश करते थे, लेकिन 18वीं सदी में धीरे धीरे इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन जो कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग है, इन दोनों उद्योगों का विशेष तौर पर अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगरी और उद्योगों की दशा क्या थी। भारत के जो कारीगर थे, भारत के जो विभिन्न उद्योग थे, उन उद्योगों की क्या दशा थी, कारीगरों की क्या दशा थी, इन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। आधुनिक विश्व में औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दोनों ही उद्योग बहुत महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के मशीनी उत्पादन ने ही 19वीं सदी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया था। जब सूती कपड़े का उत्पादन मशीनों के द्वारा होने लगा, तब जो ब्रिटिश देश था, उस ब्रिटिश को
दुनिया का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बना दिया। 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा। अब ब्रिटेन में कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग, ये दो उद्योग जब पनपने लगे तो 1850 के आसपास में तो ब्रिटेन को दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा, क्योंकि वहां पर इतनी भारी मात्रा में लोहा और इस्पात उद्योग और जो सूती वस्त्र का कपड़ा का उद्योग है वो बहुतायत में लग गए थे। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश विजय और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। अब जो ब्रिटेन में औद्योगिकरण फैल रहा था, ब्रिटेन में विभिन्न उद्योग स्थापित किए जा रहे थे, उनमें और भारत पर ब्रिटिश के विजय और औपनिवेशीकरण दोनों में गहरा संबंध था। जैसे जैसे ब्रिटेन में औद्योगिकरण फैल रहा था वैसे वैसे अंग्रेज लोग भारत में अपने पांव पसार रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन के उद्योगों के लिए जो कच्चा माल चाहिए वो कहां से ले जाना था, वो ज्यादा से ज्यादा भारत से ले जाना था, इसलिए उन्हें भारत पर विस्तार करना था। तो इन दोनों में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भारतीय भूभागों पर कब्जा हुए हैं और किस तरह व्यापार का ढांचा बदल गया। अपन देखेंगे कि किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में फायदा हो, इसलिए धीरे धीरे किस प्रकार भारत के विभिन्न भूभागों पर कब्जा कर लिया गया। 18वीं सदी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती और उन्हें इंग्लैंड व यूरोप में ले जाकर बेच देती। इसी क्रय विक्रय से उसे भारी मुनाफा होता था। अब 18वीं सदी के अगर 18वीं सदी की बात करें तो उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ज्यादा मात्रा में भारत से माल खरीदती और इंग्लैंड में ले जाकर बेच देती, इससे उसे भारी मुनाफा हुआ करता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, वहां के उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। अब जैसे जैसे ब्रिटेन का औद्योगिक उत्पादन है वो बढ़ा, तो जो उद्योगों के जो मालिक थे, जो उद्योगपति थे, वो भारत को अपने औद्योगिक उत्पादों, अब वो क्या करते थे, जैसे जैसे ब्रिटेन में उद्योग स्थापित होने लगे, वहां पर माल तैयार होने लगा, तो एक चीज जो उद्योगपति थे, जो अंग्रेज थे, उनके दिमाग में और आई कि अपने माल को अपन बेच कहां सकते हैं, कि अपने माल को अपन भारत में बेच सकते हैं। तो भारत भी उनको नजर आने लगा। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। इससे भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह के असर पड़े, प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। अब ब्रिटेन का जो तैयार माल है वो धीरे धीरे वहां से भारत आने लगा और भारत के गांवों तक, भारत के शहरों तक फैलने लगा। तो भारत में यहाँ पर जो छोटे मोटे हस्तशिल्प के उद्योग थे, जो लोग अपने हाथों से कताई बुनाई करते थे, उनके उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब चीजों का अपन अध्ययन करेंगे अपने इस छठे पाठ में। भारतीय कपड़े और विश्व बाजार। आज भारतीय कपड़े और विश्व बाजार के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार पहले भारत का कपड़ा था वो कितनी मजबूत स्थिति में था, लेकिन धीरे धीरे उसमें गिरावट आने लगी। आइए कपड़ा उत्पादन पर नजर डालें। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आगे था। जब बंगाल पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की, उससे पहले मतलब 1750 के आसपास देखें तो पूरी दुनिया में जितने भी कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र थे उसमें अपना भारत था वो बाकी देशों से कई कोसों आगे था, क्योंकि जितना कपड़ा भारत में उत्पादित होता था, जितनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा 1750 से पहले भारत में उत्पादित होता था, वैसा कहीं और नहीं होता था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीक कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जिसमें जावा है, सुमात्रा है, पेनांग है, तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो एशिया का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, जो एशिया का मध्य भाग है, एशिया का पश्चिमी भाग है, वहां पर भारतीय कपड़े की भारी मांग होती थी। एक समय ऐसा था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारी कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। अब जब 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी भारत का जो कपड़ा था उसे खरीदने लगे और ब्रिटेन में ले जाकर बेचने लगे। मतलब भारत के कपड़े की भारी मांग चल रही थी। कब? 16वीं और 17वीं शताब्दी, 1750 तक, जब तक 1757 का प्लासी का युद्ध नहीं हुआ और अंग्रेजों ने कब्जा नहीं किया तब तक। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजों
अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों से आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़े मजेदार है। अब भारत में जो कपड़े का व्यापार था वो इतना फल फूल रहा था, तो जो अंग्रेज थे या जो अन्य भाषाओं के आदमी जो भारत में आए थे घूमने के लिए या अंग्रेज आए थे व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने सबने भारतीय कपड़े के बारे में अपने अपने शब्दों में वर्णन किया। और जब उनके वर्णन को अपन देखते हैं ना, तो वास्तव में एक गर्व महसूस होता है कि पहले के समय में भी भारतीय इतने तेज थे, इतने अच्छे हाथों से भी इतने अच्छे कपड़े की बुनाई करते थे। यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये एक कपड़ा है, हाथों से बुना हुआ है, पटोला बुनाई है। ये 19वीं सदी के मध्य में पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां यह स्थानीय बुनाई परंपरा का हिस्सा बन गई थी। यह पटोला बुनाई है, ये सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। ये देख सकते हैं ये पटोला बुनाई, कितनी शानदार कपड़े पर कारीगरी की गई है, कितनी शानदार कपड़े पर कारीगरी की गई है। इसीलिए भारतीय कपड़े की मांग पूरे विश्व में थी। शब्दों में इतिहास छिपा है। यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले मौजूद इराक के मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास देखा था। अब जो यूरोप के व्यापारी थे ना, उनको भारतीय कपड़ा कैसे पसंद आया? कि उन्होंने सबसे पहले जब भारत का कपड़ा इराक जाता था ना, जब भारत का कपड़ा इराक मतलब पश्चिमी एशिया की तरफ जाता था, वहां के एक मोसुल शहर में अरब व्यापारियों के पास में भारत का कपड़ा था। तभी वहां पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूछा कि व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा कि ये भारत से आया हुआ सूती कपड़ा है। तो उनको पसंद आ गया यूरोप वासियों को, मतलब अंग्रेजों को, कि वास्तव में यार क्या कपड़ा है, क्या बुनाई इसकी, कितना महीन कपड़ा है। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लगे। क्या कहने लगे? मसलिन या मलमल कहने लगे। अब मलमल नाम कहां पड़ा? तो जो अंग्रेज थे उन्होंने सर्वप्रथम भारतीय कपड़े को मोसुल शहर में देखा, इराक में। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इस प्रकार बारीक बुनाई वाले कपड़े इनको हमने मोसुल में देखा, इनका नाम मसलिन और धीरे धीरे पड़ गया मलमल। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने दक्षिणी पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला। यहां से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी लेते गए। कालीकट से निकले शब्दों को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब अंग्रेजों से पहले जब मसालों की तलाश में जो पुर्तगाली थे, वो इलायची है, लौंग है, इन सब की तलाश में वो भारत में आए, और जब वो दक्षिणी पश्चिमी भारत में जो अपना वर्तमान केरल राज्य है वहां पर उन्होंने आकर जो कालीकट नाम का स्थान है वहां पर अपना डेरा डाला। अब यहां से वो मसाले भी ले जाते और साथ साथ में सूती कपड़ा भी ले जाते। अब कालीकट से निकला एक शब्द था कैलिको। क्या नाम था? कैलिको। तो उन्होंने जो सूती कपड़ा था उसका नाम रख दिया कैलिको। क्या नाम रख दिया? कैलिको। और जो अंग्रेज थे वो भारतीय कपड़े को मसलिन या मलमल कहते थे। क्या कहते थे? मलमल कहते थे। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी को कहते हैं। मतलब वो जब भारतीय कपड़े की बात करते थे तो पुर्तगाली भारतीय कपड़े को कैलिको कहते थे और अंग्रेज थे वो भारतीय कपड़े को मसलिन कहते थे। क्या कहते थे? मसलिन। तो इस प्रकार के कई नाम ब्रिटेन में, यूरोप में भारतीय कपड़े के लिए प्रचलित हो गए। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर बुक का पन्ना देख सकते हैं जिसे 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने नुमाइंदों के पास भेजा था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो लोग कलकत्ता में रहते थे उनके पास यूरोप से जो अंग्रेज थे उन्होंने एक पन्ना भेजा था। क्या भेजा था? एक ऑर्डर बुक का पन्ना भेजा था, जो आप चित्र 3 में देख सकते हैं। ये चित्र 3 अपन को अगले पार्ट में मिलेगा, अगले पीडीएफ पे मिलेगा। तो अगला जो पेज है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्या लिखा है उसमें। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पन्नों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्मों का जिक्र किया गया। यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस गुड्स कहते थे, जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता। हाँ, अब उस बही के मुताबिक उस साल भारत के कपड़ों के लिए 5,89,000 89,000 थानों का ऑर्डर मिला था अंग्रेजों को कि आप भारत से लेके आओ। अब अगर इसी बही को अपन आगे पलटते तो पता चलता कि उसमें सूती और रेशमी कपड़े, उस समय भारत में सूती और रेशमी कपड़े की कितनी किस्में थी?
98 किस्मों का जिक्र किया गया था कि फलानी फलानी किस्म के कपड़े आपको लेकर ब्रिटेन पहुंचाना है। अब व्यापारी उन्हें पीस ऑफ गुड्स कहते थे। अब ये एक थान कितनी होती थी, तो एक थान होती थी वो लगभग 20 गज लंबी और 1 गज चौड़ा थान होता था। तो कितने थानों का, 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। ये यहां पर जो अपन देख रहे हैं, अपन को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये कपड़ों का ऑर्डर दिया गया है, किस प्रकार कौन सा कपड़ा कितना लाना है, ये अंग्रेजों द्वारा ब्रिटेन में जो अंग्रेज व्यापारी रहते थे उनके द्वारा भारत में जो अंग्रेज थे उनको भेजा गया था, आपको ये कपड़ा लाना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑर्डर बही का एक पन्ना 1730। गौर से देखें कि बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। यह सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे, क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़े बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता। अब यह काम होता काफी स्लो था। अगर कोई भी इंग्लैंड में रहने वाला, ब्रिटेन में रहने वाला कोई व्यापारी भारत से कपड़ा मंगवाता है तो कपड़ा मंगवाने के 2 साल के बाद उसके बाद कपड़ा पहुंचता था, क्योंकि वहां से ऑर्डर आता था। पहले तो वो सिंपल जहाज थे तो 6-7 महीनों में तो ऑर्डर आता था। फिर भारतीय लोगों को बोलते थे कि आपको फलाने फलाने कपड़े इतनी मात्रा में बनाते थे, तो बुनकर वो बनाने में टाइम लेते, उसके बाद में वापस पहुंचाने में टाइम लगता, तो लगभग 2 साल का समय लग जाता था। इसमें प्रत्येक चीज कौन सी क्या चीज है, प्रत्येक का नाम और उसकी रेट भी, उसकी दर भी तय की हुई होती थी। आइए अब इसी बही में दी गई विभिन्न किस्मों के नामों को देखें। अब इसमें कौन कौन सी किस्म थी। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें सापेदार सूती कपड़े भी शामिल थे। अब जिन कपड़ों का ज्यादा थोक में ऑर्डर दिया गया था उसमें भारत में जो छापेदार, छापे लगे हुए जो सूती कपड़े थे उनकी भी मांग थी। उन्होंने व्यापारियों से सिंट, कोसा या खस्सा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों का सिंट शब्द कहां से आया। अब अंग्रेज भारतीय कपड़ों को क्या कहते थे, कई कपड़ों को तो सिंट कहते थे, कोसा कहते थे और बंडाना कहते थे। अब ये अलग अलग नाम उन्होंने अलग अलग हिसाब से दिए होंगे। जी हाँ, यह हिंदी के सीट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ सीट रंगीन फूल पत्तियों वाले छोटे छोटे के कपड़े, छोटे छोटे छापों के कपड़े को कहा जाता है। हमारे यहाँ पर अपन जो फूल पत्ती वाले छोटे छोटे छापे वाले कपड़े हैं उनको छापते हैं, उनका नाम उन्होंने रख दिया सिंट। क्या रख दिया, सिंट। मतलब थोड़ा बहुत परिवर्तित कर दिया। यहां पर जो छोटे छोटे फूल पत्ती वाले कपड़ों के छापे होते हैं जिनको छापा दे दे के बनाया जाता है उनको उन्होंने कहा सिंट। अब 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में सापेदार भारतीय सूती कपड़े की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। 1600 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और 1680 तक तो जो इंग्लैंड और बाकी यूरोपीय देश थे वहां पर जो भारतीय छापेदार जो सूती कपड़ा था उसकी जबरदस्त मांग हो चुकी थी। प्रत्येक यूरोपीय की फैशन बन चुकी थी कि भारत से सूती कपड़ा लाया जाए और मस्त एकदम ड्रेस पहनी जाए और एकदम टकाटक रहा जाए। ये वहां के लोगों की सबसे बड़ी मांग हो गई। आकर्षक फूल पत्तियों, बारीकी रेशों और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़ों का एक अलग ही रुतबा था। आकर्षक अच्छी अच्छी फूल पत्तियां, बारीक रेशे, उनके रेशे थे वो बिल्कुल एकदम बारीक थे और सस्ती कीमत थी। इसकी वजह से यूरोप के लोगों को भी भारतीय कपड़े पसंद आने लगे। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों से बने परिधान पहनती थी। अब इंग्लैंड के बाकी जो देखो सिंपल जो जनता थी उन तक तो पहुंच नहीं थी, लेकिन बड़े बड़े रईस लोग और उसके साथ साथ में जो इंग्लैंड की महारानी थी ना वो भी कहती थी कि यार हमको कपड़े पहनने हैं तो वो भारत वाले सूती कपड़े हैं ना वो ला के मेरे को पहनाओ। मतलब भारत के सूती कपड़े सिर्फ इंग्लैंड के वहां के रईस लोग पहनते थे, मतलब गरीबों के तो हाथ ही नहीं लगते थे रईस लोग। और इसके साथ साथ में जो महारानी थी वो भी भारत के जो सूती कपड़े थे उनको मंगवा मंगवा के पहनती थी कि मेरे को कपड़े पहनने तो कौन से पहनने हैं, मेरे को सूती कपड़े पहनने। कोई विशेष फंक्शन होता, कोई किसी के शादी ब्याह पार्टी समारोह या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन होता तब वो कौन से कपड़े पहनती, भारत के सूती कपड़ों पहनती थी। तो इतनी भारत के सूती कपड़ों की मांग हो चुकी थी। बडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के सापेदार गुल्लूबंद के लिए किया जाता था। बडाना का मतलब क्या है, सिर पर पहनने वाला जो चटक रंग का सापेदार जो गुल्लूबंद होता है उसको बडाना कहा जाता था। यहां पर आप देख सकते हैं एक बुनाई है 20वीं सदी की शुरुआत में, जामदानी बुनाई। कितनी शानदार बुनाई है जामदानी बुनाई। जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता है जिस पर करगे
में सजावटी चिन्ह बुने जाते हैं। इनका रंग प्राय सलेटी और सफेद होता है। आमतौर पर सूती और सोने के धागों का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है। बंगाल में स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत, वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्थित लखनऊ, जामदनी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। इस प्रकार की जो जामदनी बुनाई थी वो कहां पर की जाती थी? तो बंगाल में जो ढाका है और संयुक्त प्रांत, जिसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, वहां पर जो लखनऊ है, ये क्षेत्र जामदनी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। काफी अच्छी बुनाई थी जामदनी बुनाई। अब जो बडाना था, यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द, यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में चटक रंगों वाले ऐसे बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें बांधने और रंग साजी की विधियों से ही बनाया जाता था। जैसे अपने की बंदेज की जो चुंदरी आती है, जैसे अपन बंदेज की चुंदरी कहते हैं, जिनको अलग अलग कलर से रंगा जाता है बांध बांध के, तो उनको वहां पर बांधना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बांधना कहा जाता था। और इनको बांधने और जो रंग साजी की विधियों से बनाया जाता था। यहां पर ऊपर एक आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये भी कितना शानदार कपड़ा है। यह है मुसिली पट्टनम, आंध्र प्रदेश में बारीक कपड़े पर छपाई या सीट 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के मध्य का यह चित्र है, जहां पर जो मसूलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, वहां पर बारीक कपड़े की छपाई की जा रही है। ईरान और यूरोप को निर्यात होने वाले सीट का यह बढ़िया उदाहरण है। जो ईरान और यूरोप को जो सीट जाता था, उसमें सबसे ज्यादा यही कपड़ा जाता था। अब उस बही में जो 98 प्रकार के कपड़ों का जिक्र था, उसमें दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र है, जिनका नाम उनके जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है। जैसे कि जो कासिम बाजार में बनते थे उसे कासिम बाजार, पटना में बनते थे उन्हें पटना, कलकत्ता में बनते थे उनको कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि इन नामों से जाना जाता था। इन शब्दों के व्यापक प्रयोग से पता चलता है कि दुनिया के विभिन्न भागों में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। जो दुनिया के विभिन्न भाग थे उसमें भारतीय कपड़ों की कितनी मांग पैदा हो चुकी थी। यहां तक कि इंग्लैंड की महारानी भी भारतीय कपड़े पहनती थी। ये अपना बंडना, जिसे अपन बंदेज कहते हैं, क्या कहते हैं? अपन बंदेज कहते हैं, जिसे बांध कर, जैसे कि अपन वर्तमान में अगर बंदेज के कपड़े देखें तो जो अपने बंदेज की चुंदरी आती है वो ठीक इसी प्रकार की होती है। बंडना डिजाइन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कपड़े के मध्य से गुजरती लकीर को देखें। आप जानते हैं ये क्यों है? ये कपड़ा है, इसके माध्यम से आप एक लकीर दिखाई दे रही है। आप बता सकते हो कि ये लकीर क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांध कर रंगे गए रेशमी कपड़ों के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया गया। बडाना शैली के कपड़े अधिकांशतः राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते हैं। जो बंदेज शैली है उसके कपड़े कहाँ बनाए जाते थे? राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। इसमें जो रेशमी कपड़े हैं उनके टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे में सी दिया जाता है, मतलब इनको ऐसे बांध दिया जाता है और फिर उनमें कलर किया जाता है। तो ये बंदेज कला कहां की? राजस्थान और गुजरात की प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ा। अब भारतीय कपड़ा यूरोपीय बाजारों में चला गया तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा? तो 18वीं सदी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन इंग्लैंड के ऊन व रेशम निर्माता भारतीय कपड़ों के आयात का विरोध करने लगे। अब मिर्च कहां लगी? मिर्च लगी जो इंग्लैंड के उद्योगपति थे, जो ऊन व रेशम के कपड़े बनाते थे, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई। उनको कहा जाने लगा यार प्रत्येक व्यक्ति बच्चा भारतीय कपड़ा पहन के खड़ा है, अगर इसी प्रकार वो भारतीय कपड़े पहनते रहे तो हमारा तो उद्योग बंद हो जाएगा। तो जो इंग्लैंड के ऊन व रेशम के निर्माता थे उन्होंने भारतीय कपड़े का विरोध किया। उन्होंने कहा कि साहब ये भारत का कपड़ा आ रहा है, इसको क्या करो, बंद करो। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में सापेदार सूती कपड़े छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। अब जो अंग्रेजी सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने अपने व्यापारियों की सुनी और 1720 में जो भारत से सूती कपड़े जाते थे शीट, उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी कि आज से यूरोप में कोई भी ये सूती कपड़ा है जो शीट है उसको लेकर नहीं आएगा और ना ही कोई पहनेगा। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको अधिनियम कहा जाता था। कैलिको मतलब सूती कपड़ा जो कैलिकटा में बनता था, कैलिकटा से आता था, तो इस कानून को क्या नाम दिया गया? कैलिको अधिनियम। अगर प्रश्न पूछे कैलिको अधिनियम क्या था तो कैलिको अधिनियम यूरोपीय देश
जैसे कि कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1720 में पारित किया गया एक अधिनियम था, जिसके तहत इंग्लैंड में जो सापेदार सूती कपड़े थे शीट, उनके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी इस कानून के तहत। किसके तहत? कैलिको अधिनियम के तहत। अब उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार अंग्रेज कपड़ा उत्पादक अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी पाबंदी चाहते थे, ताकि पूरी इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। अब उस समय इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे, अलग अलग प्रकार के कपड़े बन रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के लोगों के दिल दिल में बस गया था, उनके मन मन में, उसके रोम रोम में बस गया था क्या? भारतीय कपड़ा। तो जो नए कारखाने खुल रहे थे, जो नए कपड़ा उत्पादक थे, उनके मन में एक ही चीज थी कि अगर अपने यहाँ का कपड़ा बेचना है तो भारत का जो कपड़ा है उसे बंद करवाना पड़ेगा, भारत से जो कपड़ा आ रहा है उसे बंद करवाना पड़ेगा, वरना अपना व्यापार चलेगा नहीं। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको सफाई उद्योगों को सरकारी संरक्षण में विकसित किया। अब सफेद मलमल या बिना मांड वाले कोरे भारतीय कपड़ों पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। अब हुआ क्या? जो कैलिको सफाई थी उसको इंग्लैंड सरकार ने अपने सरकारी संरक्षण में विकसित किया कि ये अपनी सफाई है। अब उन्होंने क्या किया? सफेद मलमल या बिना मांड वाले जो कोरे भारतीय कपड़े थे, अब भारत से ऐसे कपड़े ले जाने लगे जो एकदम प्लेन हो, यहां से ले जाते और वहां पर ले जाकर जो नए नए उद्योग स्थापित हुए थे इन कारखानों को देते, और वो उन पर भारतीय छापों से रंगने लगे। मतलब कपड़े भारत के काम का होने लगा इंग्लैंड में। भारतीय कपड़ों के साथ साथ इस होड़ की वजह से इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी। 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफी बढ़ गई। अब धीरे धीरे उन्होंने कहा कि अगर भारतीय कपड़े की होड़ करनी है तो और अच्छा कपड़ा और अच्छी डिजाइन तैयार करनी पड़ेगी। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार की मशीनों का आविष्कार किया, जिसके तहत 1764 में जो जॉन के था उसने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे कपड़ों के उत्पादक संख्या में भारी वृद्धि हुई। 1786 में रिचर्ड आर्कराइट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, जिसने सूती कपड़े की बुनाई को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। अब 1786 में जो रिचर्ड आर्कराइट था उसने वास्प मतलब भाप इंजन का आविष्कार किया। अब क्या हुआ था? भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो विभिन्न मशीनें तैयार की जाने लगी। अब जो सूती कपड़ा था वो बहुत भारी मात्रा में, बहुत कम दर में, बहुत कम खपत में तैयार किया जाने लगा। यहां पर अपन ने पढ़ा कि स्पिनिंग जेनी क्या है। तो स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता है। जब पहिया घूमता था तो सारी तकलियां घूमने लगती थी। एक मशीन थी जिसमें अलग अलग प्रकार की जो तकलियां थी वो घूमते रहती थी, तो एक साथ कई कपड़ों की बुनाई हो जाती थी। अब इस प्रकार ब्रिटेन में, इंग्लैंड में सुधार होने लगा, विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई जाने लगी और कम समय में ज्यादा कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा। लेकिन फिर भी अगर अपन बात करें तो दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं सदी के आखिर तक बना रहा। लेकिन 18वीं सदी का जो आखिर था उस तक जो दुनिया थी वहां के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा बना रहा। जो डच थे, फ्रेंच थे, ब्रिटिश थे और अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया। साहब, मुनाफा किसने कमाया? जो यहां से कपड़े ले जाकर इंग्लैंड में बेचते थे ना, उन्होंने बहुत भारी मुनाफा कमाया। ये कंपनियां भारत आकर चांदी के बदले सूती और रेशमी कपड़े खरीदती थी। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीतिक सत्ता मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए चांदी मंगाने की जरूरत नहीं रही। अपने अध्याय 2 में पढ़ा था कि जब बंगाल की दीवानी मिल गई 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को, उससे पहले तो ये इंग्लैंड से सोना लाते थे और भारत से सूती कपड़ा और विभिन्न चीजें खरीदते थे। लेकिन दीवानी मिलने के बाद में यहीं से वसूली करते, यहीं पर चीज वो रुपए स्थानीय जनता को देते और चीजें खरीदकर वापस ले जाकर बेचते थे। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से राजस्व इकट्ठा करके उस पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। जो जमींदार थे, किसान थे, उनसे राजस्व इकट्ठा करती और उन्हीं से कपड़े खरीदकर वापस कहां ले जाकर बेच देती? इंग्लैंड में ले जाकर बेच देती। मतलब मुनाफा ही मुनाफा होता था।
ये अपन देख सकते हैं कि कोचीन स्थित डच बस्ती का समुद्र से दिखता दृश्य 17वीं शताब्दी में, यह कोचीन में कहीं पर एक डच बस्ती है। जैसे जैसे यूरोपीय व्यापार फैला, विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापारिक बस्तियां भी बढ़ने लगी। कोचीन में डच बस्तियां 17वीं शताब्दी में विकसित हुई। बस्ती के चारों तरफ स्थित किलेबंदी देखिए, ये बस्ती थी, बस्ती के चारों तरफ किलेबंदी की गई और यहाँ पर जो डच व्यापारी थे वो रहते थे और भारत से विभिन्न प्रकार का जो कपड़ा था, कच्चा माल था, वो खरीदते थे और ले जाकर ब्रिटेन में बेचते थे। अब 18वीं सदी के आखिर में बुनाई के मुख्य केंद्र कहां थे? बुनाई के मुख्य केंद्र कहां थे? तो अपन देख सकते हैं कि यहां पर सूरत है और यहां पर ये सांगानेर है, जयपुर है, राजस्थान है, ये सिंध है और यहां पर अलग अलग बंगाल है, कलकत्ता है, उड़ीसा है, मुसलीपट्टनम है। ये थोड़े थोड़े नाम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि थोड़े स्पष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये दिल्ली है, दिल्ली है, लाहौर है, पंजाब है, बनारस है, थोड़े थोड़े नाम दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये नाम देख सकते हैं कि अगर आप इस नक्शे को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सदी के प्रारंभ में कपड़ा उत्पादन चारों क्षेत्रों में केंद्रित था। इधर भी कपड़ा उत्पादन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर सब जगह कपड़ा उत्पादन के केंद्र थे। डेल्टा की असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन क्षेत्र केंद्र अपना माल दूर दूर तक आसानी से भेज सकते थे। यहां से जो डेल्टा क्षेत्र में जो असंख्य नदियों से सटे बंगाल के उत्पादन केंद्र थे वो अपना माल बेचते थे। याद रखें कि 19वीं सदी के प्रारंभ में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी शुरू हो रही थी। 19वीं सदी के प्रारंभ में ना तो रेल थी, ना ज्यादा सड़कें थी, तो ज्यादातर माल था वो नदियों के सहारे बंदरगाहों तक पहुंचाया जाता था। पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश, ये जो पूर्वी बंगाल है वहां पर अब वर्तमान में बांग्लादेश है यहाँ पर। तो जो पूर्वी बंगाल है स्थित ढाका 18वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा उत्पादन केंद्रों में से था। यह शहर अपनी मलमल और जामदनी बुनाई के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। जो ढाका नाम का शहर है जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वो अपनी मलमल और जो जामदानी बुनाई थी उसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था कि कपड़ा कहां से लाना है, कपड़ा ढाका से लाना है। यदि आप नक्शे में भारत के दक्षिणी भाग को देखें तो मद्रास से उत्तरी आंध्र प्रदेश तक, मद्रास से लेकर उत्तरी आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ सूती कपड़ा बुनाई केंद्रों का एक और समूह दिखाई पड़ेगा। पश्चिमी तट पर मुख्य बुनाई केंद्र गुजरात में स्थित है। यहां पर देखिए, यहां पर आपको कपड़ा उत्पादन के मुख्य क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके बाद में अपन देखें तो यहां पर गुजरात के आस वाले क्षेत्र में मुख्य केंद्र दिखाई दे रहे हैं और फिर यहां पर भी, मतलब जो समुद्र के नजदीक थे जहां से माल जहाजों में लादा जा सकता था, वहां पर कपड़ा उत्पादन के अलग अलग केंद्र विकसित हो गए थे। ये बुनाई केंद्र कहां के हैं? ये 1500 से लेकर 1750 के बीच के बुनाई केंद्र है। अब बुनकर थे कौन, पढ़ेंगे कि बुनकर कौन थे। तो देखिए, बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले समुदायों के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते। बंगाल में तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमी और दक्षिण भारत में साले व कैकोलार तथा देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। अब बुनकर थे कौन? तो बुनकर वे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी बुनाई का काम करते थे, जिसमें अगर बात करें तो मुख्यतः जो बंगाल के तांती लोग थे वो उत्तरी भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केकोलार तथा देवांग समुदाय था वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। अपन अगर किसके बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि उनका जो जन्म हुआ था वो एक मुस्लिम जुलाहा परिवार में हुआ था, तो वो जुलाहे थे वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। बंगाल के तांती, उत्तर भारत के जुलाहे या मोमिन, दक्षिण भारत के साले व केल्लोर तथा देवांग समुदाय था वो बुनकरी के लिए प्रसिद्ध था। सूत कातन कपड़ा का उत्पादन का सबसे पहला चरण था, जो सूत कातना। अब कपड़े उत्पादन का पहला चरण क्या था? सूत को कातो, क्या करो? सूत को कातो, उसके लंबे लंबे धागे बनाओ। यह काम अधिकांशतः महिलाओं के जिम्मे रहता था। अब यह कपड़ा उत्पादन भी विभिन्न चरणों में काम होता था। अब कोई भी काम करो बिना महिलाओं के सहयोग से होता ही नहीं। तो सबसे पहला काम था सूत को कातना। अब सूत को कातने का काम कौन करती थी? सूत को कातने का काम अधिकांशतः जो महिलाएं थी वो करती थी। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। उस समय जो चरखा था सूत काटने के लिए वो प्रत्येक घर में पाया जाता था। अगर आज के समय में देखें तो शायद ही किसी के घर में, आप में से जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, आप में से शायद ही किसी के घर में आज के टाइम चरखा होगा, क्योंकि चरखे पे काम धीरे होता है। आजकल बड़े बड़े उद्योग बन गए जहां पर बहुतायत में काम किया जाता है मशीनों के द्वारा। एक ही मिनट में, कुछ ही समय में कई
मीटर लंबा कपड़ा तैयार कर दिया जाता है, तो चरखे की जो महत्वता है वो खत्म हो गई है। लेकिन उस समय चरखा हर घर में पाया जाता, जैसे आज हर घर में मोबाइल फोन पाया जाता है, उसी प्रकार उस समय हर घर में चरखा पाया जाता था। धागे को चरखे पर काट कर तकली पर लपेट दिया जाता था। जब कताई पूरी हो जाती थी तो बुनकर इसी धागे से कपड़े बुनते थे। अब कताई करने के बाद में उस कपड़े को जो तकली होती थी उस पर लपेट दिया जाता था, और बाद में कतई होने के बाद में फिर उसी से क्या बुनते थे, कपड़े बुनते थे। ज्यादातर समुदाय में बुनाई का काम पुरुष करते थे। रंगीन कपड़ा बनाने के लिए रंगरेज इस धागे को रंग देते थे। रंगरेज मतलब जो कपड़े को रंगने वाले थे, अगर आपको रंगीन कपड़ा पहनना है तो वो इस धागे को रंग देते थे। सफाईदार कपड़ा बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगार नामक माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी, जो ठप्पे से सफाई करते थे। सफाई की कोई मशीनें थी नहीं, तो विभिन्न प्रकार के लकड़ी के ठप्पे बनाए जाते थे। किस प्रकार, जैसे कोई लकड़ी ली और उसका जो निचला भाग है उस पर कुछ कलाकारी कर दी जाती थी। अब उसको कलर में डुबोया जाता और फिर कपड़े के ऊपर ठप्पा मारा जाता, डुबोया जाता, ठप्पा मारा जाता। इस प्रकार काफी समय लगता, धीरे धीरे ठप्पे मारते मारते पूरे कपड़े पर सफाई की जाती थी। जो सफाई करते थे उन्हें चिप्पीगर नामक जो कारीगर थे वो माहिर कारीगरों की जरूरत होती थी। हाथकरघों पर होने वाली बुनाई और उससे जुड़े व्यवसायों में से लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। अब इस प्रकार जो व्यवसाय थे उससे भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी, क्योंकि अंग्रेज थे वो यहां से माल खरीदे और ले जाकर ब्रिटेन में बेचते थे। तो इस प्रकार जो बुनकर कौन थे उनके बारे में पढ़ा। अपन यहां पर देख सकते हैं कि बंगाल का एक तांती बुनकर है, बेल्जियन चित्रकार सोल्विस द्वारा बनाया गया चित्र है ये 1790 के दशक का, कि किस प्रकार एक तांती बुनकर है वो कपड़े की बुनाई कर रहा है। इस चित्र में तांती बुनकर है वो गड्ढे वाले करगे में काम कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि गड्ढे वाला करगा क्या होता है? क्या आप में से किसी को पता है कि ये गड्ढे वाला करगा क्या होता है? तो अपने जो पुराने, अगर आपके दादाजी या अन्य कोई बूढ़े लोग हैं तो उनको आप पूछ सकते हैं कि ये गड्ढे वाला करगा क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार के करगे होते थे अलग अलग बुनाई करने के लिए। फिर है भारतीय कपड़े का पतन। तो भारतीय कपड़े के पतन के बारे में और इससे आगे की जो जानकारी है उसके बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आज क्लास अपनी काफी लंबी हो गई है। तो क्लास को, आगे की क्लास को, आज की क्लास को और जो पीछे अपने जो क्लास रिकॉर्ड की है उन सबको बड़े ध्यान से देखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन कीजिए, और जो मैंने प्रश्न डाले हैं एमसीक्यू उनको ज्यादा से ज्यादा देखिए, ताकि आपकी जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो एकदम मजबूत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।